नमस्कार साथियों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो पे कमीशन से संबंधित है। जो केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को हर 10 वर्ष में जो वेतन निर्धारण पे कमीशन लग करके होता है उसके बारे में वीडियो है। सभी लोगों को पे कमीशन, 8th पे कमीशन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, लेकिन बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये पे कमीशन किस आधार पर लगता है, इसमें किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है और ये सरकार इसको कैसे लागू करवाती है, उस बारे में आज ये वीडियो है। तो जो पिछला 7th पे कमीशन था उसमें न्यूनतम सैलरी का निर्धारण कैसे किया गया था और आने वाले 8th पे कमीशन में भी सैलरी का निर्धारण न्यूनतम कैसे किया जाएगा उसके बारे में। तो सबसे पहले पे कमीशन के बारे में जानकारी से पहले हमें यह एक्रोइड फार्मूले का ध्यान होना आवश्यक है कि एक्रोइड फार्मूला होता क्या है और इसे किस आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। एक्रोइड फार्मूले के आधार पर वेतन का तो देखिए, वेलेस रूडेल्स एक्रोइड नाम के एक पोषण वैज्ञानिक थे जो कि 1940 में जब ब्रिटिश शासन था भारत सरकार पर, तो मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो उन्होंने अपने एक एक्रोइड फार्मूले में मजदूरों को या न्यूनतम सैलरी कितनी मिलनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें और सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें, उसके लिए उन्होंने एक एक्रोइड फार्मूला दिया था। वो एक पोषण वैज्ञानिक थे, तो उनके जो फॉर्मूले में विशेष बातें थी उसके बारे में आज वर्णन कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि देखिए, रूडेल एक्रोइड के नाम पर ये एक्रोइड फार्मूला लिया गया है और इसी के आधार पर भारत में जितने भी पे कमीशन लगे हैं और आने वाले भविष्य में जो 8th पे कमीशन लगेगा वो इसी फार्मूले के आधार पर न्यूनतम सैलरी का निर्धारण करेगा। तो आइए, एक्रोइड फार्मूले में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें क्या है। पहली परिवार का आकार एक्रोइड फार्मूले के अंदर 3 यूनिट माना गया है। 3 यूनिट कैसे माना गया है? पति, पत्नी और बच्चे, 2 बच्चे। तो पति को 1 यूनिट माना जाता है, पत्नी को 0.8 और 2 बच्चे हैं जिनको 1.2 यूनिट माना जाता है। तो कुल मिलाकर के 3 यूनिट परिवार को माना गया है। ये एक इसमें विसंगति है। जो आने वाला पे कमीशन, 8th पे कमीशन, इसमें विभिन्न सरकारी संगठन कह रहे हैं कि इसे 3 यूनिट करने के बजाय 5 यूनिट किया जाए, क्योंकि परिवार में माता पिता, जो वृद्ध माता पिता होते हैं, उनकी भी परिवार में आवश्यकता होती है और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु ये जो 3 यूनिट माना गया है वह सही नहीं है। उसके वो करके 5 किया जाए ताकि उनका भी देखभाल और उनका जो वृद्ध बुढ़ापा है वह आसानी से अच्छा निकल सके। तो दूसरी आवश्यकता इसमें मानी गई भोजन की। तो भोजन की, एक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या करने हेतु 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए, भोजन की कैलकुलेशन कैसे की गई कि 3 यूनिट इंटू डेली कैलोरीज कंजप्शन जो होता है, इसके आधार पर मंथली फूड बास्केट तैयार की जाती है और उसके आधार पर एक परिवार को, औसत परिवार जो 3 यूनिट का है, उसे न्यूनतम 10,000 रुपए भोजन के लिए चाहिए। दूध, भोजन, अनाज, दाल आदि जो चीजें हैं अपने, उनके लिए मिनिमम 10,000 रुपए चाहिए। अगली आवश्यकता होती है, एक्रोइड फार्मूले में 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना गया था, आवास को, भोजन को और कपड़े को। तो तीसरी चीज जो कपड़ा है, एक औसत परिवार 3 यूनिट वाले को 66 मीटर कपड़ा महीने में, एक साल के अंदर उपभोग में आता है। तो उसके आधार पर 66 मीटर कपड़े को अगर देखा जाए तो उसका मंथली एक्सपेंडिचर जो एक परिवार का आएगा वो लगभग 2,000 के करीब आएगा। तो 2,000 रुपए कपड़े के लिए चाहिए एक परिवार को। इससे भी सरकार संगठन, जो विभिन्न संगठन है, वो कह रहे हैं कि 3 यूनिट को बढ़ा करके 5 यूनिट किया जाए तो उसके आधार पर ये कैलकुलेशन भी बदल सकती है। तो 2,000 रुपए ये, और एक जो परिवार होता है उसे रहने के लिए मकान चाहिए और मकान के लिए उसके पास अगर बनवाता भी है तब भी उसके ऊपर 5,000 रुपए महीने का जो भी लोन लेता है या कैसे भी वो करता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए, या किराए के मकान में भी रहता है तो मिनिमम शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपए से कम का उसे एक घर नहीं मिलता। बच्चों के लिए और खुद के परिवार के लिए एक न्यूनतम घर चाहिए जिसके लिए 5,000 रुपए न्यूनतम माने गए। चौथा फैक्टर है फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी। आज के युग में पेट्रोल, हर किसी के पास साधन होते हैं, तो पेट्रोल और बिजली के उपभोग में मिनिमम 2,000 रुपए एक परिवार को चाहिए मंथली। तो उसके आधार पर अब देखिए, टोटल नीड एक परिवार की कितनी हो जाती है? 10,000 रुपए तो उसे खाने के लिए, 5,000 उसे रहने के लिए, 2,000 रुपए उसे कपड़े के लिए और 2,000 रुपए उसे पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए। तो कुल मिलाकर 19,000 रुपए तो न्यूनतम एक परिवार को अपना मंथली एक्सपेंडिचर करने के लिए चाहिए। अब उसके आगे देखिए, इन सबके बाद में एक्रोइड फार्मूले में 25% एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के चला जाता है। तो 19,000 में 25% और एक्स्ट्रा लिया जाए। वो किस लिए लिया जाता है कि शिक्षा के लिए, बच्चों की स्वास्थ्य, मेडिकल हेल्थ के लिए, यात्रा और सामाजिक सरोकार के लिए उसे इसके 25% अतिरिक्त और चाहिए तनख्वाह के। तो इसलिए इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 23,750 रुपए आते हैं, जो कि 7th पे कमीशन में सरकार ने विभिन्न संगठनों और अपनी
जो भी एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर उन्होंने 18,000 रुपए का वेतन निर्धारण किया था, जिसमें DHRA अलग थे। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूनतम सैलरी का निर्धारण एक्रोइड फॉर्मूले से किस आधार पर किया जाता है। तो 7th पे कमीशन में 18,000 इसी आधार पर किया गया था। अब देखिए जो पे कमीशन लगता है उसमें एक्रोइड फॉर्मूला तो केवल मात्र मिनिमम सैलरी के लिए यूज होता है कि मिनिमम सैलरी एक न्यूनतम जीवन यापन, सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए कितनी रुपए की आवश्यकता होगी उसको किया जाता है। उसके अलावा पे कमीशन में एक्रोइड फॉर्मूले के अलावा फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि जितना भी DHRA और उसका होता है उसके कैलकुलेशन के आधार पर ये फिटमेंट फैक्टर तैयार किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर के बाद में पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन में तैयार की गई थी, जिसमें विभिन्न लेवल थे जो कि L1 से लेकर L18 तक थे। तो उसका स्ट्रक्चर पे मैट्रिक्स का तैयार किया जाता है और उसके आधार पर न्यूनतम सैलरी और उसके अलावा अन्य फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करके उसका उच्च पदों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो न्यूनतम 18,000 किया गया था और उच्चतम उसमें L18 लेवल तक वेतन निर्धारण किया गया था। अब जो विभिन्न कर्मचारी संगठन है और जो 8th पे कमीशन से उम्मीद लगाए बैठे हैं संगठन, वो कह रहे हैं कि इस यूनिट को 3 के बजाय 5 यूनिट किया जाए, क्योंकि 3 यूनिट बहुत कम है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे ही शामिल होते हैं, इसमें वृद्ध माता पिता शामिल नहीं होते, तो उनको भी किया जाए। आज के युग में शिक्षा का बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, बच्चों को शिक्षा देने में बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तो उसके लिए वो शिक्षा को भी जोड़ने का कह रहे हैं। और स्वास्थ्य आज के युग में बीमारियां अनिश्चित हैं, वो कभी भी किसी परिवार को आ सकती है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जो इंटरनेट आदि चीजें हैं, इन सब के लिए इन सब फैक्टरों को उपयोग में लेते हुए 8th पे कमीशन का निर्धारण किया जाए, क्योंकि इन सब की अब आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं। व्हीकल हो गया, उसका अनाउंस और बाकी चीजें, तो जो पे कमीशन अभी मांग कर रहे हैं सरकार से वो 3.83 की मांग कर रहे हैं फैक्टर की, फिटमेंट फैक्टर की 3.83 गुणक किया जाए सैलरी का, तो उसके आधार पर सैलरी निर्धारण किया जाए। अब लेकिन सैलरी निर्धारण इन सब फॉर्मूले से हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके पास क्या क्या संसाधन है, और उनके आधार पर ही सैलरी का निर्धारण। तो देखिए 8th पे कमीशन में कितना सैलरी में इंक्रीज आता है, वो सरकार को मिनिमम 2.25 से लेकर 3 तक का तो अनुमान है कि इतना तो सैलरी में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये पे कमीशन इसीलिए लगाया जाता है कि जो 10 सालों में महंगाई बढ़ी है, अन्य खर्चे बढ़े हैं, उन सबको ध्यान में रखकर पे कमीशन लगाया जाता है। क्योंकि जो सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की सैलरियों में अंतर होता है उससे भी कम करने का इसमें प्रयोजन रखा जाता है, ताकि जो अनिश्चितता है प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी क्षेत्र में सैलरी में जो अंतर है उन सबको गैप को कम किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मेरा एक्रोइड फॉर्मूले का जो आज बताया गया है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार पे कमीशन किस आधार पर लगाती है, उसकी गणना कैसे करती है, उस सब के बारे में मैंने विस्तार से बताया। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।